एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन वन शॉट। सो आज हम आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बार में डिटेल में समझने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। सो वन पार्टी डोमिनेंस की हम बात करेंगे। मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पे एक पार्टी का दबदबा चलता था, यानी कि उस पार्टी के अलावा पॉलिटिक्स में कोई और पार्टी तो दिखती ही नहीं थी, यानी कि हमेशा सेंट्रल लेवल पे उसी की गवर्नमेंट बनती थी। तो वो कौन सी पार्टी थी? बीजेपी तो बिल्कुल मत कहना। बीजेपी आज के टाइम पे डोमिनेट हो चुकी है, बट इस इलेक्शन में भी तुमने देखा बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आई है। सो उस टाइम पे कांग्रेस की मेजोरिटी चलती थी। कांग्रेस ने काफी सालों तक डोमिनेंस बनाए रखी थी। तो उस डोमिनेंस वाले स्टार्टिंग वाले टाइम पीरियड को हम देखेंगे कि कैसे इलेक्शंस हुए, कैसे कांग्रेस डोमिनेंस में आई, तो वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सो देखो, नेशन बिल्डिंग का चैलेंज था जब हम आज़ाद हुए, तो वो हमने पिछले चैप्टर में देख लिया है। उसके अलावा और भी चैलेंज थे, जैसे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को हमारे देश के अंदर मेंटेन करना, डेमोक्रेसी लेके आना। इसी वजह से हमारा देश जैसे ही आज़ाद हुआ, हमारे देश के अंदर इलेक्टोरल कंपटीशन देखने को मिला, यानी कि बहुत सारी नई नई पार्टीज बनी और वो आपस में कॉन्टेस्ट कर रही थी, इलेक्शंस में पार्ट ले रही थी। ये कंपटीशन देखने को मिल रहा था। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पहला दशक कैसा रहा। हम देखेंगे कैसे एक फ्री और फेयर इलेक्शंस वाला सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ, कैसे कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन एस्टेब्लिश हुआ, यानी कि कैसे कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन देखने को मिला आफ्टर इंडिपेंडेंस, और कैसे और भी अपोजिशन पार्टीज की इमर्जेंस देखने को मिली, कैसे नई नई पॉलिसीज अलग अलग पार्टीज लेके आई। तो वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे हमारे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, पार्टीशन वगैरह हुआ, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। हमारा सेकेंड चैलेंज था डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, तो वो हम आपके इस चैप्टर में देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, कि कैसे देश के अंदर डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। तो वही हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? इंडिया ने बहुत सारे नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस को फेस करा और दूसरे देश भी इसी टाइम पे आज़ाद हो रहे थे। लेकिन उन देशों ने क्या करा? उन देशों ने नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स का साथ लिया, यानी कि उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने देश में एस्टेब्लिश करी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स कैसे एस्टेब्लिश करी? अलग अलग तरीके की नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स होती है, जैसे कि एक देश जिसके अंदर सिर्फ एक लीडर होता है, या फिर एक देश जिसके अंदर सिर्फ एक पार्टी का रूल चलता है, या फिर आर्मी का रूल चलता है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने बोला कि हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि नेशनल यूनिटी बनी रहे, यानी कि पूरा देश इकट्ठा रहे, इस वजह से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बहाना दिया उन लीडर्स ने और देश में नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स शुरू कर दी। अब इंडिया के लीडर्स के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट इसके बावजूद भी इंडिया के लीडर्स एक चीज से कमिटेड रहे, वो था डेमोक्रेसी। कि कुछ भी हो जाए हम डेमोक्रेसी को ही अपनाएंगे। हमारे देश में पॉलिटिक्स को वैल्यू करा जाता है, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक सॉल्यूशन होती है। ठीक है, तो ऐसा माना था हमारे लीडर्स ने और इसी वजह से हमने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को अपनाया। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एक तरीका होता है अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने का, साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट को परस्यू करने का, फॉलो करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी होगी देश के अंदर, तो उससे क्या होगा? इसमें लोगों की सुनी जाएंगी, लोग जिसको वोट देंगे वही आगे जो है बनेगा। तो अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ, तो उसमें हमने देखा लोगों की मर्जी होती है वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोगों की मर्जी से ही सब कुछ होता है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में क्या होता है? कंपटीशन और पावर के ऊपर ज्यादा जोर होता है, ताकि पब्लिक को सर्व करा जाए, यानी कि पब्लिक के हित में होती है हर एक चीज। इसी वजह से हमारे देश ने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के पाथ को अडॉप्ट करा। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा गया था 26 नवंबर 1949 को। तो मैं अडॉप्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, और साइन हुआ था 24 जनवरी 1950 को।
and it came into effect on 26 January 1950. तो these are very important dates, तो ये सारी एक बार याद कर लेना। अब क्या हो रहा था, जब देश आज़ाद हुआ ना तो ब्रिटिशर्स तो छोड़ के चले गए, लेकिन उस टाइम पे इमीडिएटली थोड़ी इलेक्शंस हो सकते थे, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है इलेक्शन के लिए। तो उस टाइम पे हमारा देश चल रहा था एक इंटरिम गवर्नमेंट से। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है, एक केयर टेकर गवर्नमेंट टाइप्स होती है। जब इंटरिम गवर्नमेंट का कंट्रोल चल रहा था उस टाइम पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की डिमांड हो गई कि अब हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट किया जाए। ठीक है, तो अब इस चीज की डिमांड होने लग गई थी। तो अब क्या था, इलेक्शंस करवाने थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करा गया जनवरी 1950 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे भी याद कर लेना ना। सुकुमार सेन, तो ये हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। इंडिया के इलेक्शन कमीशन के एक कमिश्नर होते हैं, तो ये बने थे सबसे पहले। और फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऐसा माना जा रहा था कि वो 1950 में ही हो जाएंगे, क्योंकि भाई इलेक्शन कमीशन सेटअप हो चुका है, इलेक्शन कमिश्नर सेटअप हो चुके हैं, मतलब हर एक चीज़ अब होती जा रही थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि 1950 में ही अब इलेक्शंस हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और देखने को मिली। क्या प्रॉब्लम्स थी, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या क्या चैलेंजेस थे। हमारे देश के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने थे, और वो भी बहुत बड़े स्केल पे। इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री और इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री में इलेक्शन करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। साथ ही साथ डिलिमिटेशन एंड इलेक्टोरल रूल्स। अब ये क्या होता है भाई, सबसे पहले इलेक्शंस करवाने के लिए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज ड्रॉ करनी होती है, तो वो करनी थी। और दूसरा वोटर लिस्ट भी प्रिपेयर करनी थी। तो ये दो चीज़ थी, ये बहुत बड़ी चीज़ें थी। तो ये भी बहुत बड़े बड़े टास्क थे और इनमें बहुत टाइम लगने वाला था। एक और बहुत बड़ा इशू था। क्या इशू था, विमेन की एंट्रीज को लेके भी एक बहुत बड़ा इशू था। लगभग 40 लाख विमेन का जो नाम था ना लिस्ट में, वो वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ ऐसे लिखा हुआ था। उनका मतलब प्रॉपर नाम नहीं लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था उसकी पत्नी, उसकी डॉटर, मतलब ऐसे नाम लिखा हुआ था। सो व्हाट वाज इट, क्या इलेक्शन कमीशन इसे एक्सेप्ट कर लेता? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इसे रिजेक्ट कर दिया, इन एंट्रीज को रिजेक्ट करा और बोला कि इसे रिवाइज करो और इनमें डिलीशंस भी करो, यानी कि डिलीट करो और इन्हें रिवाइज करो। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या थी भाई, स्केल ऑफ इलेक्शन। इतने बड़े स्तर पे इलेक्शन करवाने थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन सबसे बड़ा इलेक्शन था जो कि होने वाला था पूरी वर्ल्ड में। 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे और इलेक्शन में लगभग 3200 एमएलएस को इलेक्ट करना था, साथ ही साथ 489 लोकसभा मेंबर्स को। सिर्फ 15% जो वोटर्स थे ना वो लिटरेट थे। तो हम देख पा रहे हैं हमारे देश के सामने कितने सारे चैलेंजेस थे। डिलिमिटेशन करना था, देन वो लिस्ट बना दी थी, वो लिस्ट भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं थी, एंड इतने बड़े स्केल पे इलेक्शन करवाना था, इतने ज़्यादा लोगों को चुनना था, लोग पढ़े लिखे नहीं है ऊपर से, तो मतलब कितनी सारी टेंशन थी। और ऊपर से लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1950 में इलेक्शन हो जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होने वाला था। सो आई होप तुम्हें पढ़ने में मज़ा आ रहा है, बिल्कुल स्टोरी की फॉर्म में समझाती जा रही हूँ मैं। अब क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे देश ने सोचा भाई ऐसे तो इलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो हमने एक स्पेशल वोटिंग मेथड को अनाउंस करा। साथ ही साथ लोगों को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। हमारे देश में कम ही लिटरेसी थी, इसी वजह से स्पेशल वोटिंग मेथड्स लेके आए गए ताकि जो लोग इलिटरेट है वो भी अच्छे से वोट डाल पाए। लगभग 3 लाख ऑफिसर्स को और पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया गया, लोगों को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो इलेक्शंस अच्छे से कंडक्ट करवा पाए। साथ ही साथ हमारे देश के अंदर जो पहला इलेक्शन होने वाला था वो बहुत बड़ी चीज़ थी। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे कंट्री का साइज बहुत बड़ा है, ना सिर्फ इसलिए कि इतने सारे लोगों को इलेक्ट करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट मेजर टेस्ट होने वाला था डेमोक्रेसी का एक पुअर और इलिटरेट कंट्री में, जैसे कि इंडिया था उस टाइम पे। हमारा देश बहुत गरीब था, इलिटरेट था, तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि पुअर या इलिटरेट कंट्री में डेमोक्रेसी सफल रही होगी। उस टाइम पे डेमोक्रेसी सिर्फ प्रॉस्पेरस कंट्रीज में ही एग्जिस्ट करती थी, मेनली यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पर ज़्यादातर लोग लिटरेट होते थे। उस टाइम पे बहुत सारे देश थे यूरोप में जिन्होंने अपनी कंट्री की विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दे रखे थे। अब इंडिया का एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ बहुत ज़्यादा बोल्ड और रिस्की होने वाला था। एक इंडियन एडिटर ने बोला कि ये तो पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ा जुआ है, और एक ऑर्गेनाइजर, एक मैगजीन थी, उन्होंने बोला कि जवाहरलाल जिएंगे और कन्फेस करेंगे कि उनके देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फेल हो गई थी।
तो ऐसा ऐसा बोल दिया था लोगों ने। एक ब्रिटिश मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विस के, उन्होंने ये भी क्लेम कर दिया कि आगे वाली इंडिया की फ्यूचर जनरेशंस, जो हमारा ये अटेम्प्ट था ना इतने मिलियंस ऑफ इलिटरेट लोगों से वोटिंग करवाने का, ये कितना बेतुका था। तो उन्होंने ये तक बोल दिया था। सो इतनी ज्यादा मॉकिंग्स देखने को मिल रही थी, तो क्या होने वाला था? क्या हम अपने इस इलेक्शन में फेल होने वाले थे या फिर सक्सेसफुली इंडिया इलेक्शन करवाने वाला था? तो चलिए समझते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो, अच्छे से समझ में आता जा रहा है सब कुछ। इंडिया के अंदर इलेक्शंस हुए 1951-52 में। 1951-52 में इलेक्शंस होने से पहले वो 2 बार पोस्टपोन हो चुके थे। अब जो इलेक्शंस हुए वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे, साथ ही साथ 4 कैंडिडेट्स लड़ रहे थे, कॉम्पीट कर रहे थे एक सीट के लिए। आधे से ज़्यादा एलिजिबल वोटर्स ने पार्टिसिपेट करा और जो रिजल्ट्स आए वो फेयरली एक्सेप्ट करे गए लूजर्स के द्वारा भी। ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने क्रिटिक्स को गलत साबित कर दिया। इतने अच्छे से हमारे देश के अंदर पहला इलेक्शन करवाया गया जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्लेम किया कि इंडिया के लोगों ने कितनी एडमायरेबली इस लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन को कंडक्ट किया। ये एक लैंडमार्क बन गया था पूरी ग्लोबल हिस्ट्री के अंदर। इसने एक चीज प्रूव कर दी कि डेमोक्रेसी को कहीं पर भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। तो आपकी बुक में एक ब्लू कलर का बॉक्स है जिसके अंदर ये टॉपिक दिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारे देश ने अलग अलग सिस्टम से शिफ्ट करके ईवीएम्स पे शिफ्ट करा, किन किन मीडियम्स के थ्रू जो है वोटिंग होती थी। शुरुआती दिनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम्स का इस्तेमाल नहीं होता था। इसकी जगह बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता था जिनके ऊपर कैंडिडेट्स के सिंबल होते थे। हर एक वोटर को एक ब्लैंक बैलेट पेपर दिया जाता था और वो उन्हें ड्रॉप करना होता था जिस कैंडिडेट को वो चाहते हैं उसके बैलेट बॉक्स में। लगभग 20 लाख स्टील बॉक्सेस का इस्तेमाल होता था इस काम के लिए। एक ऑफिसर थे पंजाब में, उन्होंने डिस्क्राइब करा कि कैसे बैलेट बॉक्सेस को प्रिपेयर किया जाता था इलेक्शंस के टाइम पे और उन्हें डिस्प्ले करा जाता था कैंडिडेट्स के नाम के साथ, सिंबल्स के साथ, अलग अलग लैंग्वेजेस में। सो ये एक आप इमेज देख पा रहे हो, ये एक बैलेट पेपर की इमेज दी गई है। बैलेट बॉक्सेस को रब किया जाता था सैंड पेपर से या फिर एक पीस ऑफ ब्रिक की मदद से, ताकि वो जो सिंबल्स हैं और जो लेबल्स हैं उनको फिक्स किया जा सके। ये इमेज आप देख पा रहे हो, तो ये है एक ईवीएम मशीन जो कि आज के इलेक्शंस में यूज की जाती है। अगर 6 लोग मिलके काम करते हैं तो उन्हें 5 घंटे लगते थे, इंक्लूडिंग ऑफिसर की डॉटर, ये सब सारे मिलके काम करते थे ना, तो इस टास्क को कंप्लीट करने में 5 घंटे लग जाते थे। अब ये जो मेथड था ये 2 इलेक्शंस के लिए यूज किया गया, फर्स्ट 2 इलेक्शंस के लिए, उसके बाद इसे चेंज कर दिया गया। अब क्या होता था, बैलेट पेपर आता था, बैलेट पेपर के ऊपर कैंडिडेट्स के नेम्स होते थे, सिंबल्स होते थे और वोटर्स उनके ऊपर स्टैंप लगा देते थे। मतलब जिस कैंडिडेट को वो वोट करना चाहते हैं तो उसके नाम के आगे वो स्टैंप लगा देते थे, मतलब ऐसा होता था। सबसे पहले क्या होता था, बैलेट बॉक्सेस होते थे, उनके अंदर पेपर डाल दिए जाते थे, मतलब हर एक कैंडिडेट का सेपरेट एक बैलेट बॉक्स होता था, उसके अंदर बैलेट पेपर डाल दिया जाता था। तो इलेक्शंस के लिए चला, उसके बाद क्या होता था, बैलेट पेपर आते थे, बैलेट पेपर के ऊपर कैंडिडेट के नेम और सिंबल्स होते थे, पार्टी का सिंबल, तो उसके ऊपर स्टैंप लगा देनी होती थी और किसी भी बॉक्स में डाल दो, मतलब ऐसा नहीं होता था ये कैंडिडेट का बॉक्स है। और इस मेथड को यूज किया गया लगभग 40 इयर्स के लिए, जब तक इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से ईवीएम्स पे शिफ्ट नहीं हो गया। और पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन शिफ्ट हो गया ईवीएम्स पे 2004 में, यानी कि 2004 से कंप्लीटली हमारा देश ईवीएम्स का यूज करने लग गया था इलेक्शंस के दौरान। कार्टून है जो कि आपकी बुक में दिया गया है, तो ये कार्टून है, इलेक्शन कमेटी को दिखाता है जो कि फॉर्म करी थी कांग्रेस ने टू चूज पार्टी कैंडिडेट्स इन 1951। सो ये आप पढ़ सकते हैं, तो एक बार ये कार्टून देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था हमारे नेशनल मूवमेंट में भी। इस वजह से भी कांग्रेस का पहले 3 जनरल इलेक्शन में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिला था। सो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि कैसे कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, क्या कारण थे जिनकी वजह से कांग्रेस का डोमिनेंस रहा। सो लेट्स मूव टू दिस टॉपिक। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो जीतना ही था फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, क्योंकि इट हैज़ कैरिड इट्स लीगेसी फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट, यानी कि नेशनल मूवमेंट में बहुत साथ था कांग्रेस का। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कहीं ना कहीं कांग्रेस से। इस वजह से फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी। साथ ही साथ कांग्रेस की एक नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन भी थी। दूसरी पार्टीज की पूरी ओवरऑल हर एक जगह
ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। सो वो कहते हैं ना, फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज मिला था कांग्रेस को। कांग्रेस पहले से ही पूरे देश में स्प्रेड थी। जवाहरलाल नेहरू तो ये भी एक बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर थे, इस वजह से कांग्रेस की जीत तो होनी ही थी। ये एक बहुत ज्यादा कैरिस्मेटिक लीडर थे। अब कांग्रेस एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री के साथ जीत जाती है। 364 सीट्स जीतती है आउट ऑफ 489 सीट इन दी लोकसभा फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में। ये जो विक्ट्री मार्जिन था ये अनएक्सपेक्टेड था, सरप्राइजिंग था बहुत सारे ऑब्जर्वर्स के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 16 सीट सिक्योर करी, जो कि कांग्रेस से बहुत ज्यादा नीचे थी। अब लोकसभा इलेक्शंस हुए थे और कुछ टाइम बाद स्टेट इलेक्शंस भी हो गए। कांग्रेस ने इसमें भी बहुत सिग्निफिकेंट विक्ट्री अचीव करी। कांग्रेस ने मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीत ली थी सभी स्टेट्स में एक्सेप्ट त्रावणकोर, कोचिन, मद्रास और उड़ीसा। तो इन जगहों पे त्रावणकोर कोचिन में है, मद्रास में और उड़ीसा में, तो इन जगह जो है कांग्रेस को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिली थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने इन स्टेट्स में भी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। अब कांग्रेस के नेशनल और स्टेट लेवल कंट्रोल की बात करते हैं। कांग्रेस का कंट्रोल था दोनों ही जगह, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होने के बाद। सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। कांग्रेस ने 3/4 ऑफ लोकसभा सीट्स जीती 1957 में और 62 में भी। ओपोजिशन पार्टीज जो है वो इवन 1/10 ऑफ द कांग्रेस सीट भी अचीव नहीं कर पा रही थी। केरला में 1957 में क्या हुआ, सीपीआई लेड कोलिजन, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसका कोलिजन था दूसरी पार्टी के साथ और उसने गवर्नमेंट बनाई और ये एक एक्सेप्शन देखने को मिला। कांग्रेस ने कंट्रोल किया था नेशनल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स पे। हर जगह कांग्रेस की विक्ट्री देखने को मिल रही थी। कांग्रेस ने 74% सीट्स जीती थी 1952 में, सिर्फ 45% ऑफ टोटल वोट्स के साथ। सोशलिस्ट पार्टी जो थी ना वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ वोट्स, लेकिन वो 3% सीट्स भी नहीं जीत पाई। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा फेवर करता था, मतलब कांग्रेस जीती थी इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की वजह से, क्योंकि इस सिस्टम में क्या होता था, वोट्स बढ़ जाती थी राइवल्स के बीच में। अलग अलग पार्टीज थी, छोटी छोटी पार्टीज होती थी तो वो बढ़ जाती थी वोट्स, लेकिन कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी तो इसके पास बहुत ज्यादा वोट्स आ जाती थी और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीट्स आ जाती थी। देखा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कोलिजन गवर्नमेंट बनाई थी केरला के अंदर, तो उसको एक बार डिटेल में देखते हैं। स्टेट असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस ने मेजॉरिटी हासिल नहीं करी थी कुछ स्टेट्स में। 1957 में कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी केरला में। कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत लिया था लार्ज नंबर ऑफ सीट्स केरला लेजिस्लेचर के अंदर। इस पार्टी को लगभग 160 आउट ऑफ 126 सीट्स मिली थी और साथ ही साथ 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सपोर्ट भी मिला था। गवर्नर ने इनवाइट करा ईएमएस नबूदिरीपद को, जो लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट लेजिस्लेटर पार्टी के, ताकि वो मिनिस्ट्री बना सके। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ऐसा देखने को मिला था कि कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट जो है वो पावर में आ रही है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू। अब सीपीआई पावर में आई एक प्रॉमिस के साथ कि हम रेडिकल और प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स को अपनाएंगे। 1959 में क्या हुआ, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंटर पे, तो उसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो केरला के अंदर, उसे आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिसमिस कर दिया। ये डिसीजन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। ऐसा माना जाता था कि ये फर्स्ट टाइम मिसयूज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। ऐसे कैसे वो हटा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट को, उनकी मेजॉरिटी नहीं आई है तो दूसरा ही बनाएगा ना पार्टी। अब वो पार्टी बना रहे थे, वो हटाने वाले कौन होते हैं, तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया था। कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था उसका नेचर कैसा था, हमारे देश में जो कांग्रेस का डोमिनेंस चलता आ रहा था वो दूसरे देशों की वन पार्टी डोमिनेंस से कैसे अलग था। India is not only country to have experienced the dominance of one party, but dominance of Congress is different from one party dominance, जो कि दूसरी जगह देखा जा रहा था। कुछ देशों में क्या होता है, डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करके डोमिनेंस होता है, जैसे कि चाइना के अंदर, क्यूबा के अंदर, सीरिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है सिर्फ एक ही पार्टी को, यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी का रूल चलता है देश के अंदर। तो ये तो अच्छा नहीं होता, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दे रखी है देशों के अंदर, बट हमारे देश में ऐसा नहीं। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर रखा है मल्टीपल पार्टीज को, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ही जीते जा रही थी क्योंकि उसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा था। साथ कुछ और भी देश है जैसे कि इजिप्ट, म्यांमार, बेलारूस, इन देशों के अंदर भी बहुत इफेक्टिवली वन पार्टी रूल चलता है लीगल और मिलिट्री मेजर्स के वजह से। मैक्सिको के अंदर PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है ये,
ये डोमिनेट कर रही थी लगभग 6 दशकों के लिए, यानी कि 60 सालों के लिए इनका दबदबा चलता रहा। बट इस दौरान क्या हुआ, जो पीआरआई ये जो पार्टी थी ये अनडेमोक्रेटिक मींस का इस्तेमाल कर रही थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं थे। देशों से अलग जो कांग्रेस थी उसकी डोमिनेंस थी इंडिया के अंदर टोटली डेमोक्रेटिक कंडीशंस में, यानी कि हमारा देश डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस करवा रहा था, फ्री और फेयर इलेक्शंस देखने को मिल रहा था, उसके बावजूद भी कांग्रेस ही जीत रही थी। बहुत सारी पार्टीज ने कॉन्टेस्ट करा था इलेक्शंस में, फ्री और फेयर इलेक्शंस वाली कंडीशन में, उसके बावजूद कांग्रेस जैसे तैसे जो है वो जीत पा रही थी इन इलेक्शंस में। कांग्रेस इतना जीत क्यों पा रही थी? क्योंकि वो फ्रीडम स्ट्रगल की लीगेसी को कैरी कर रही थी, वेल लिट ऑर्गेनाइजेशन थी, हर एक कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर पा रही थी ये पार्टी, इस वजह से कांग्रेस जीत रही थी। इस वजह से कांग्रेस पार्टी डोमिनेंट पार्टी बन गई थी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, as opposed to monopoly of one party in other states like China, Cuba, etc. यानी कि दूसरे देशों में कहीं ना कहीं एक पार्टी की डोमिनेंस अनडेमोक्रेटिक मीन्स की वजह से थी, यानी कि वो देश कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहे थे, इस वजह से उन देशों के अंदर एक पार्टी की डोमिनेंस होती थी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पार्टी को अलाउ करता था। बट ऐसा हमारे देश में नहीं था। हमारे देश में डेमोक्रेसी भी फॉलो की जाती थी और साथ ही साथ मल्टीपल पार्टीज को भी अलाउ किया जाता था, उसके बावजूद भी कांग्रेस को लोगों का सपोर्ट मिलता था। बट ऐसा दूसरे देशों में नहीं होता था, वहां जबरदस्ती लोगों को फोर्स करवाया जाता था कि तुम इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट करो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक से ज्यादा पार्टी को अलाउ ही नहीं करता था। अब एक और चीज थी जिसके वजह से कांग्रेस इतना ज्यादा वी कैन से पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रही थी, इतना ज्यादा सक्सेस देखने को मिल रहा था, वो था कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन। यानी कि कांग्रेस बेशक दूसरे पार्टीज के साथ मिलकर कोलिजन ना बनाती हो, लेकिन कांग्रेस अपने आप में ही एक कोलिजन थी। कैसे, वो हम समझेंगे। सो कांग्रेस कैसे इमर्ज हुई? तो कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप के रूप में इमर्ज हुई। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल, कमर्शियल क्लासेस के लिए एक प्रेशर ग्रुप था 20th सेंचुरी के दौरान। अब धीरे धीरे कांग्रेस का ये जो प्रेशर ग्रुप था ये एक पार्टी में तब्दील होने लग गया, जिसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास और अर्बन एलीट का डोमिनेशन होता था। यानी कि इन लोगों से मिलकर कहीं ना कहीं ये पार्टी बनती थी उस टाइम पे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ, धीरे धीरे जो सोशल बेस था इसका वाइडन होता चला गया। इससे क्या हुआ, अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स इसके अंदर आते चले गए। बेशक लोगों के जो विचार थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते थे, लेकिन फिर भी वो इसके अंदर अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए आ जाते थे। पेजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन डेवलपर्स, विलेजर्स, देन वर्कर्स, ओनर्स, मिडिल, लोअर, अपर क्लासेस, कास्ट, सब तरीके के लोग कांग्रेस के अंदर शामिल होते गए। धीरे धीरे जो लीडरशिप थी वो भी एक्सपैंड होती चली गई। पहले सिर्फ अपर कास्ट प्रोफेशनल ही होते थे इसके अंदर, अब कल्चर बेस्ड लीडर्स भी अब इसके अंदर देखने को मिलते थे, जिनकी रूरल ओरिएंटेशन होती थी। इंडिपेंडेंस के टाइम तक कांग्रेस एक रेनबो लाइक सोशल कोलिजन में तब्दील हो गई थी, यानी कि इसके अंदर अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग देखने को मिलते थे। ये पार्टी इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती थी। बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स ने अपनी आइडेंटिटी मर्ज कर ली थी उस टाइम पे कांग्रेस के साथ। अब एक तरीके से कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन बन चुकी थी। इसके अंदर अलग अलग तरीके के लोग होते थे, रेवोल्यूशनरी, पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, राइट, लेफ्ट, सभी तरीके के लोग इसके अंदर देखने को मिलते थे। कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म बन चुकी थी अलग अलग ग्रुप्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, इवन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो कि नेशनल मूवमेंट पे पार्ट लेते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग तरीके की पार्टीज थी, मतलब जो कि बाद में सेपरेट पार्टीज के रूप में इमर्ज हुई थी। अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट करते थे। अब इस वजह से भी कांग्रेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। कांग्रेस के अंदर इतनी ज्यादा आइडियोलॉजीज थी कि ऑपोजिशन को कुछ सवाल उठाने का मौका ही नहीं मिलता था, जिस वजह से कांग्रेस की लगातार जीत होती चली गई थी। नाउ टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस बाय द कांग्रेस। अब इतने सारे इसके अंदर पार्ट्स थे, इतने ज्यादा आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स थे, तो कैसे ये इन सभी ग्रुप्स को मैनेज करती थी, कैसे इन्हें टॉलरेट करती थी, कैसे मैनेज किया जाता था? सो जो कोलिजन लाइक कैरेक्टर था कांग्रेस का, इससे एक स्ट्रेंथ मिलती थी कांग्रेस को। बहुत सारे एडवांटेजेस थे इस कोलिजन के। फर्स्टली ये जो कोलिजन था ये सभी लोगों को अकोमोडेट करता था, जो भी पर्सन इसके अंदर आता था ये इसे अकोमोडेट कर लेता था। इस वजह से हम कह सकते हैं कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ली जाती थी, मतलब एक बैलेंस आइडिया होता था, हमेशा बैलेंस व्यू रखते थे। कोई एक्सट्रीमिस्ट आइडिया नहीं लिया जाता था जिससे कोई भी ग्रुप नाराज हो, तो ऐसा नहीं होता था। कॉम्प्रोमाइज और इंक्लूसिवनेस ये हॉलमार्क्स थे इस कोलिजन के, जिससे ये अपोजिशन को दुविधा में डाल देती थी। यानी कि
सब लोगों को इंक्लूड करा जाता था इस पार्टी के अंदर, कॉम्प्रोमाइज करना जानती थी ये पार्टी, इस वजह से अपोजिशन को बहुत दिक्कत होती थी। जो व्यू अपोजिशन रखती वो इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। एक ऐसी पार्टी जो खुद ब खुद एक कोलिजन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेटर टॉलरेंस देखने को मिलती है, इंटरनल डिफरेंसेस को टॉलरेट कर पाती है, साथ ही साथ अलग अलग ग्रुप्स के जो विचार है, अलग अलग लीडर्स के जो विचार है, उन्हें अकोमोडेट कर पाती है। कांग्रेस ने ये दोनों ही चीज बहुत अच्छे से करी थी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, और इसे बाद में इंडिपेंडेंस के बाद तक भी वो करती रही थी। अब फैक्शंस क्या होते हैं? जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं एक पार्टी के अंदर, उन्हें फैक्शंस कहते हैं। जो कोलिजन नेचर था कांग्रेस पार्टी का, इस वजह से अलग अलग फैक्शंस देखने को मिल रहे थे इस पर्टिकुलर पार्टी के अंदर। फैक्शन से स्ट्रेंथ कैसे मिलती थी कांग्रेस को? इंस्टेड ऑफ बीइंग वीकनेस, ये जो फैक्शनलिज्म था ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ थी कांग्रेस की। ज्यादातर जो स्टेट्स में यूनिट होती थी कांग्रेस की, वो अलग अलग फैक्शंस से मिलके बनी होती थी। ये फैक्शंस डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशंस लेते थे, जिससे क्या होता था, कांग्रेस एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी बन गई थी। दूसरी पार्टीज क्या करती थी, वो इनडायरेक्टली इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती थी। इनको इन्फ्लुएंस करेगी तो क्या होगा, उनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं लागू की जाएगी। ठीक है, तो ऐसे वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती थी बाहर से इन फैक्शंस को, वो दूसरी पार्टीज। जो ये सिस्टम था फैक्शंस का, ये एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म की तरह फंक्शन करता था रूलिंग पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन किसी और पार्टी के साथ कम, बल्कि अंदर ही ज्यादा देखने को मिलता था। कांग्रेस पार्टी के अंदर पॉलिटिकल कंपटीशन होता रहता था। कांग्रेस खुद ब खुद एक रूलिंग पार्टी भी थी, एक अपोजिशन भी थी, यानी कि कांग्रेस के अंदर इतने सारे फैक्शंस थे जो एक दूसरे को अपोज भी करते रहते थे। साथ ही साथ कांग्रेस की हमेशा मेजॉरिटी में जीत होती थी, इस वजह से वो रूलिंग पार्टी भी थी। ये जो पीरियड था जब इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी का रूल चलता था, इसे कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही ऑपोजिशन देखने को मिलता है, और कांग्रेस खुद ब खुद ही एक रूलिंग पार्टी भी है, यानी कि खुद ब खुद रूलिंग पार्टी होते हुए ऑपोजिशन भी देखने को मिल रहा है। दोनों टास्क खुद ही परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से इस टाइम पीरियड को कांग्रेस सिस्टम के नाम से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एमर्जेंस एंड रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज। अब कैसे धीरे धीरे और भी अपोजिशन पार्टीज देखने को मिली, और क्या रोल था इन अपोजिशन पार्टीज का। इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, लेकिन इन पार्टीज को कोई इलेक्टोरल गेन्स नहीं होते थे, यानी कि इलेक्शन में कुछ अच्छा खासा परफॉर्म ये पार्टीज नहीं करती थी। ये वाइब्रेंट पार्टीज थी। ज्यादातर ये जो पार्टीज थी, ये 1952 के आसपास ही इन्होंने काम करना शुरू करा। इनमें से कुछ पार्टीज ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इंडिया की पॉलिटिक्स में 1960s और 70s के दौरान। का क्या क्या रोल होता है वो समझते हैं। सबसे पहले टोकन रिप्रेजेंटेशन। ये जो सारी अपोजिशन पार्टीज थी, इनको टोकन रिप्रेजेंटेशन ही मिलता था लोकसभा के अंदर या स्टेट असेंबलीज के अंदर, लेकिन फिर भी इनका बहुत क्रूशियल रोल था डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को बनाए रखने में। नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेन्ड एंड प्रिंसिपल्ड अपोजिशन। ये जो पार्टीज थी, ये अपोजिशन को, क्रिटिसिज्म को बनाए रखती थी अलग अलग तरीके से। ये जो कांग्रेस पार्टी थी, उसकी पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करती थी, अपोज करती रहती थी। इससे क्या होता था, हमेशा रूलिंग पार्टी चेक और बैलेंस वाले सिस्टम में बनी रहती थी। और कई बार क्या हुआ है, इन्होंने जो बैलेंस ऑफ पावर था कांग्रेस के अंदर, उसे भी चेंज किया है। इन ओपोजिशन पार्टीज के वजह से ही जो हमारी पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं एंटी डेमोक्रेटिक होने से बची है। इन्होंने फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स को भी ग्रूम करा है। ये जो पार्टीज थी, इन्होंने उन लीडर्स को ग्रूम किया है जिन्होंने आगे चल के हमारे देश को शेप करने में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया है। फोर्थ पॉइंट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड अपोजिशन पार्टीज। शुरुआती सालों में क्या होता था, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिलती थी सभी लीडर्स में। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स अच्छे से अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को रिस्पेक्ट भी करते थे, और साथ ही साथ अपोजिशन पार्टीज वाले लीडर कांग्रेस वाले लीडर्स को भी रिस्पेक्ट करते थे। आज जैसा देखने को नहीं मिलता था। जैसे आज इलेक्शंस के चक्कर में, वोट्स के चक्कर में नेता एक दूसरे को कुछ भी बोलने से पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। हमारा पॉलिटिक्स की जो स्टैंडर्ड्स है वो एक जगह है, हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक जगह है, तो ऐसा होता था। तो जो मैं आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ, वो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से करवा रही हूँ। जो न्यू एनसीईआरटी है उसके हिसाब से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पार्टीज गिवन है उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है सोशलिस्ट पार्टी, सबसे पहले आती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये पार्टी फॉर्म हुई थी कांग्रेस के अंदर ही 1934 के अंदर। उस टाइम पे बहुत यंग लीडर्स जो रेडिकल और इगैलिटेरियन कांग्रेस चाहते थे, तो उन्होंने इसे ज्वाइन करा था।
1948 में कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, देश के नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा। उसने बोला कि ड्यूअल मेंबरशिप हम नहीं देंगे, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कांग्रेस की एक मेंबरशिप है और कांग्रेस के अंदर तुम एक और पार्टी बना रहे हो तो दो पार्टी की मेंबरशिप हो गई, तो ऐसा नहीं हम अलाउ करेंगे, एक ही पार्टी के तुम मेंबर रह सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने एक सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी बना ली 1948 में, जिस टाइम पे अमेंडमेंट हुआ था उसी साल। अब इस पार्टी का, सोशलिस्ट पार्टी का सिंबल था एक पेड़ और इसके फाउंडर थे आचार्य नरेंद्र देव। कब फाउंड करी गई थी? 1948 में। और भी इसके लीडर्स हैं जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी। तो ये सारे इसके दूसरे लीडर्स हैं। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिस्ट बिलीव करते थे इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि डिस्टिंग्विश करता है इसे कांग्रेस से भी और दूसरे कम्युनिस्ट लोगों से भी। ये जो पार्टी थी ये क्रिटिसाइज करती थी कांग्रेस को, जब वो फेवर करती थी कैपिटलिस्ट लोगों को, लैंडलॉर्ड्स को, और जो वीक सेक्शन है, वर्कर्स हैं, पेजेंट्स हैं, उन्हें जब इग्नोर करती थी। जो सोशलिस्ट पार्टी थी इसके अंदर बहुत सारे स्प्लिट्स देखने को मिले और रीयूनियन भी देखने को मिले और बहुत सारी पार्टीज फॉर्म हुई, जैसे कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिस्ट पार्टी। अर्ली 1920s में क्या हुआ, कम्युनिस्ट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में और इन्हें इंस्पिरेशन मिल रही थी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से, जो कि रशिया में हुआ था। ये लोग मान रहे थे कि सोशलिज्म ही सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है हमारे देश के लिए। 1935 से ये कांग्रेस के अंदर रह के ही काम कर रहे थे। दिसंबर 1941 में बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से अब ये अलग हो गए, जब कम्युनिस्ट ने डिसाइड करा कि ये सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स को नाजी जर्मनी के खिलाफ वॉर में। तो उस टाइम पे ये जो पार्टी थी वो सेपरेट पार्टी के रूप में एमर्ज हुई। जो सीपीआई थी, इसका एक जो सीपीआई थी वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफ़ी वेल ऑयल्ड पार्टी थी, मतलब काफ़ी इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलती थी। अब इसका सिंबल क्या था? एक सिकल एंड पैडी। ये इसके फाउंडर थे एम.एन. रॉय। 1925 में इसे फाउंड किया गया था। दूसरे लीडर्स हैं इसके ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ई.एम.एस. नंबूदिरीपद, पी.सी. जोशी, अजय घोष, पी. सुंदरया। तो ये सारे इसके दूसरे लीडर्स हैं। अब बात कर लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी की। अब कम्युनिस्ट क्या मानते थे? कम्युनिस्ट बिलीव करते थे कि जो पावर का ट्रांसफ़र हुआ था 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, ये कोई ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं थी और इन्होंने वॉलेंट अपराइजिंग्स करी थी तेलंगाना में। 1951 में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने अबेंडन कर दिया पाथ ऑफ वायलेंट रेवोल्यूशन, यानी कि वॉयलेंस इन्होंने छोड़ दी और अब उन्होंने जनरल इलेक्शंस के लिए पार्टिसिपेट करने की तैयारी शुरू कर दी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन के दौरान सीपीआई ने 16 सीट जीती और ये लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के रूप में एमर्ज हुई। जो सीपीआई थी इसके लिए सपोर्ट देखने को मिलता था आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल, बिहार और केरला, यानी कि इन रीजन के अंदर सीपीआई को सपोर्ट मिलता था। अब ये जो सीपीआई पार्टी थी इसके अंदर एक स्प्लिट हुआ 1954 में, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट देखने को मिला सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में। दो पार्ट्स में ये जो पार्टी थी वो स्प्लिट हो गई। एक वो पार्ट जो सोवियत यूनियन को जो है सपोर्ट करता है, यानी कि रशिया वगैरह को, और एक वो पार्ट जो चाइना को फेवर करता है। तो इसके अंदर स्प्लिट हो गया 1954 में। जो प्रो सोवियत फैक्शन था, यानी कि जो सोवियत यूनियन को सपोर्ट करता था, वो सीपीआई में ही रहा, जबकि जो चाइना को सपोर्ट करने वाले थे उन्होंने सीपीआई-एम ये पार्टी फॉर्म की। सीपीआई-एम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। नेक्स्ट पार्टी है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की जो लीनिएज है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हम ट्रेस कर सकते हैं, साथ ही साथ हिंदू महासभा से इंडिपेंडेंस से पहले। जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी भी रूट्स कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ से ही हम ट्रेस कर पाएंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी आज की पार्टी है वो बीजेएस से ही निकल के बनी है। इसका सिंबल है एक दिया और इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ईयर 1951 में इसे फाउंड किया गया था और दूसरे लीडर हैं इसके दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक। अब इसकी आइडियोलॉजी क्या है? जो भारतीय जनसंघ है ये एम्फोसाइज करते हैं एक आइडिया के ऊपर कि एक ही कंट्री है, एक कल्चर है, एक नेशन है, और ये बिलीव करते हैं कि कंट्री मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग बन सकती है इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस की मदद से। इस पार्टी ने इंडिया और पाकिस्तान के रीयूनियन की भी बात करी थी, जिसको कहा जाता है अखंड भारत।
तो एक एगिटेशन हुआ था कि इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दो। तो इस एगिटेशन में ये फॉरफ्रंट में रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ को और अपोज किया था, जो रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज़ को जो कंसेशंस दिए जा रहे हैं वो मत दो। इन चीज़ों को इसने अपोज किया था कि ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। इसने इंडिया का साथ दिया था कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना चाहिए। सो ये कार्टून दिया गया आपकी बुक में जो कि टग ऑफ वॉर को दिखा रहा है। ये टग ऑफ वॉर है, ये 29 अगस्त 1954 के सिनेरियो को दिखा रही है। ये कार्टूनिस्ट इम्प्रेशन है उस टाइम पे जो हो रहा था ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में। पेड़ के ऊपर बैठे हैं नेहरू और उनके कैबिनेट कलीग्स, और इस पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि A.K. गोपालन, आचार्य कृपलानी, N.C. चटर्जी, श्रीकंतन नायर और हमारे सरदार हुकुम सिंह। ये सब मिलके इस पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये इनकी कांग्रेस वाली गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रही है अपोजिशन पार्टीज। आई होप आपको आज का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। पूरा स्टोरी के फॉर्म में मैंने समझाने की कोशिश करी है। येलो बॉक्सेस हैं जिसमें लीडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो आप एक बार बुक से पढ़ लेना। एंड ये जो मैंने आज का चैप्टर कवर करवाया है इसमें मैंने छोड़ा नहीं है कुछ भी। तो वो जो स्वतंत्र पार्टी वो पुरानी बुक्स में गिवन है, न्यू बुक्स में वो गिवन नहीं है। तो आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं अगर आपके पास पुरानी बुक है तो। सो आई होप चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक चीज़ आपको करनी है मेरे लिए, मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वन शॉट वीडियोस और वो भी डिटेल में लेके आ रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में तुम्हें सबको जो भी वीडियो देख रहा है उसे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि वीडियो कैसी लगी है। और टेलीग्राम चैनल को तुम ज्वाइन कर सकते हो इन नोट्स के लिए, और साथ ही साथ दूसरी अपडेट्स भी मैं देती रहती हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नाइटेड फ्यूचर, वहाँ पर जाकर तुम जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हें ये सारी नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।